7वां हिस्सा इसका लास्ट जो टॉपिक बच रहा है वो अब ये देखना है कि करंट स्टेट क्या है, करंट स्टेटस भारत का कैसा चल रहा है। तो इसके लिए अब इतना बात है, जो यहाँ पर जितना भी को सब पढ़ाया जाएगा सब फैक्चुअल है, ठीक है। जितना कुछ पढ़ना है वो सारा क्या है, फैक्ट बेस है। और फैक्ट बेस है तो ऑब्वियसली इसे लर्न करना पड़ेगा, है ना। समझना कम, रट्टा ज़्यादा मारना है ना। तो लर्निंग वर्क यहाँ पर ज़्यादा है, ये बात ध्यान रखना है। ज़्यादा क्या है, मतलब लगभग हर एक में ही यही है, ठीक। तो शुरू करते हैं इसको। तो करंट स्टेटस जो हम देखने जा रहे हैं वो इंडिया का देखना है। इंडिया में टोटल 3 सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर के बारे में समझना है। एक है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा आ जाता है टर्शरी सेक्टर। अब जो एक कहते हैं ना कि पहचान, तो प्राइमरी की पहचान अगर होती है तो वह एग्रीकल्चर से होती है। सेकेंडरी की अगर पहचान करते हैं तो वो इंडस्ट्री से होती है। और टर्शरी की पहचान करनी है तो सर्विस से कर लेते हैं। तीन सेक्टर हैं और तीनों के अपने अपने कुछ कुछ खास बातें यहाँ पर हमें देखनी है, ठीक है। तो लिखें, इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ वो 1 बाय 1 किया गया, ठीक। 1 बाय 1, जिसे हम कह सकते हैं ग्रोथ सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ सीक्वेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें ग्रोथ सीक्वेंस। भारत में ग्रोथ सीक्वेंस कैसे है, तो सबसे पहले अगर ग्रोथ किया गया तो एग्रीकल्चर का किया, एग्रीकल्चर का ग्रोथ है। उसके बाद सर्विस का है, इंडस्ट्री नहीं है, सर्विसेज का है। और एंड देन आता है इंडस्ट्री। आज भी देखेंगे तो हमेशा से इंडस्ट्री सेक्टर का जो ग्रोथ है वो बाद में ही हुआ है। अब हर सेक्टर को एक एक करके पढ़ते चले, लिख लिया। पहला सेक्टर विच इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। तो लिखते चलें, इंडिया हैज़ प्राइमरी सेक्टर का मतलब तो खैर समझ में आ ही गया ना। हाँ, तो लिखें इंडिया हैज़ इनकरेज्ड, CURAGED, इनकरेज्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of milk, pulses, jute and spices। ये बचपन में पढ़ते हुए आए हो। अगली बात, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया planted under wheat, rice and कॉटन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एरिया है जहाँ पर राइस, वीट और कॉटन उगाया जाता है। चलो अच्छी बात है, ये तो कहीं तो कुछ ज़्यादा मिल रहा है।
अगला, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, फिश, कॉटन, शुगर केन, wheat, राइस एंड शुगर। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखते चलना है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी, फिश, कॉटन, शुगर केन, वीट, राइस, है ना, इन सब का। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इंडियन फूड एंड ग्रोसरी मार्केट इज द वर्ल्ड्स सिक्स्थ लार्जेस्ट contributing 70% of the रिटेल सेल्स। ठीक है, इंडिया का जो फूड और ग्रोसरी मार्केट है पूरे वर्ल्ड में सिक्स्थ नंबर पे है। 70% कंट्रीब्यूशन जाता है वर्ल्ड के अपने मार्केट में। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल हर्ड buffaloes। ठीक है, इंडिया भारत जो है पूरे वर्ल्ड में कैटल मार्केट अगर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कैटल पाए जा रहे हैं तो भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज अमंग टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, APEDA। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया टॉप 10 में आ जाता है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का आंकड़ा है ये। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वेरियस मेजर्स आर
adopted by government such as, सरकार ने प्राइमरी सेक्टर के लिए बहुत सारे मेजर्स अपनाए। क्या क्या थे तो देखा जाएगा। पॉइंट पहला, 100% FDI इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना चाह रहे हो, पूरा 100% FDI लगा के आ सकते हैं। विदेशी भारत में FDI कर सकते हैं। अगली बात, इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। फार्मर्स को इनकम का सपोर्ट मिल रहा है ना। एक पॉलिसी है PM किसान, जिसके तहत किसानों को सपोर्ट मिल रहा है। अगला, फिक्सिंग ऑफ MSP। MSP तो पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स करके और क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट के अपने पॉलिसी हैं MSP वाला। खैर, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से आंदोलन में पता चल गया होगा। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स। खाने में यूज़ किए जाने वाले ऑयल के लिए सरकार ने तो मिशन ही चला दिया। आगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाया। इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना, बस नाम याद करना है। इसीलिए ये यूनिट बोला था कि लर्निंग यूनिट है। अगला, परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं इसी में, लिस्ट में अभी और आगे चलेंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। ठीक है, अगला, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये भी पॉलिसी है, एक ड्रॉप ज़्यादा क्रॉप, है ना। PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। नेक्स्ट, माइक्रो इरिगेशन फंड। नेक्स्ट, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। FPO। आगे बढ़ेंगे तो ई नाम,
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार बना के और लिख लेना। ई नाम, जिसमें नाम जो है वो नाम के लिए बोला नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। दूसरी बात इसके लिए लिखना है, ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल बना। ई नाम मतलब पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल बन के तैयार हो गया एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। तो नाम तो हो गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल मिल गया। तो इस तरह से तमाम सारी स्कीमें चलती रहीं, और ये लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारी लिस्ट बन जाएगी। एक और देखो, स्टार्टअप इकोसिस्टम। आगे भी चलते हैं, तो ये बस डाल दिया मैंने ETC। बन गए प्लान। अब इसमें लिखें आगे इश्यूज। कुछ तो प्रॉब्लम रही होंगी इनमें भी, कभी भी कोई पूरा तरह से परफेक्ट नहीं होता है। तो इश्यूज में आ गया पहला इशू, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अभी भी ये था फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, बिखरी हुई होल्डिंग्स थी किसानों की अपनी अपनी, एक जगह पे सारी खेत नहीं हुआ करते थे। अगला बात, लो फार्म प्रोडक्टिविटी। तीसरा, लो मार्केटेबल सरप्लस। नेक्स्ट, इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। नेक्स्ट, inadequate post harvest infrastructure। तो तमाम सारे इश्यूज आ रहे हैं, है ना। तो इश्यूज चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कितना लिखेंगे। अगर कोई इशू ना आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि ये नहीं आएगा समझ में, तो पूछ सकते हो। बाकी ऐसे कोई इसमें खास इशू है नहीं जो ना आए समझ में, ठीक है। हो गया पहला ख़त्म, प्राइमरी सेक्टर। अब दूसरे सेक्टर की बात करते हैं। दूसरा सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में कुछ कहानियां हैं। सेकेंडरी क्या हो गया, इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इंडस्ट्री के बारे में ही जानना है अब यहाँ पर थोड़ा बहुत, कि इंडस्ट्री का क्या हाल चाल है भारत में। इंडस्ट्रियल सेक्टर contributes about
30% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर नेशनल इनकम में 30% का कंट्रीब्यूशन दिखाता है। इट एम्प्लॉयज ओवर 12.1 करोड़ ऑफ पीपल। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे तो 21 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो गया। अगला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर 78% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का 78%, मतलब पूरे भारत में जितना प्रोडक्शन हो रहा है तो 78 केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आ रहा है। तो ये हाईलाइट करके चलना है। 30% GVA में अपना कंट्रीब्यूशन है। 12.2 करोड़ एम्प्लॉयज़ वर्किंग हैं और मैन्युफैक्चरिंग में 78% मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, इसमें आगे लिखेंगे इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, इम्प्रूव्ड। इंडिया का अपना जो रैंक है GII में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इम्प्रूव होके 40th पे आ चुका है। इन 2022 फ्रॉम 81st इन 2015, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम बात करें हमारी रैंकिंग तो 2015 में 81st रैंक थी और 2022 में हम 40th रैंक तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तरक्की हो रही है, इंडस्ट्रियां सुधर रही हैं हमारे यहाँ की। अगला पॉइंट इसमें द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको याद रख के चलना, नाम बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इसका अपना रोल हैज़ अ रोल इन द कहाँ रोल है इसका, तो लिखेंगे फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाने के लिए और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, अपना रोल प्ले करता है। तो कुछ पॉलिसीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो चलाई गई, सम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, है ना, नाम लिखते चलेंगे।
पहला है वोकल फॉर लोकल, पहली पॉलिसी वोकल फॉर लोकल है ना। दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को आसान करने का मतलब ऐसा होता है ना कि किसी जगह पर जाके बिजनेस करना आसान हो जाता है, किसी जगह पर जाके बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है, पता है ना। तो उस हिसाब से भारत के लिए बोला गया है। तो भारत में बिजनेस करना कितना आसान था, तो उसके हिसाब से रैंकिंग करी गई है ना। तो यहाँ लिखेंगे इंडियाज रैंक। इंडिया का अपना रैंक क्या था, तो 63rd इन 2020 में रैंकिंग ऐसी थी। तो इससे इंडिया से पहले मतलब इंडिया में बिजनेस करना है तो इंडिया से पहले 62 कंट्रियों का ऑप्शन आ जाता था, क्योंकि वो जहाँ ज़्यादा आसान है। आगे बढ़ जाएं इसी लिस्ट में, आगे तीसरा पॉइंट नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेक्स्ट मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया तो पढ़ा ही है, जगह जगह ही सुना ही होगा, देखा होगा मेक इन इंडिया। अगला पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। देन नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी NLP, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। नेक्स्ट फेम। फेम भी एक इंडिया का स्कीम रहा, फेम जो है इंडिया स्कीम, फेम इंडिया स्कीम। तो इसमें क्या था, इंडिया का फेम मतलब पहचान बनाना था, है ना। करना क्या हुआ इसमें, तो भारत सरकार ने प्रमोट किया एंड इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को सरकार ने प्रमोट किया। और भी बहुत सारे हैं, एक दो और देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया है ना, ये तो था ही। फिर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। ये एक स्कीम है ना, FIFP, जिसे एक रिप्लेसमेंट के बाद लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो उसे लिख देते हैं, इट रिप्लेस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये पहले था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसे हटाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल लॉन्च किया गया। खैर ऐसे लिस्ट बनती जाएगी, तुम्हारी किताब में तो तमाम थारे भरे पड़े हैं।
तो बहुत सारी स्कीमें चली इसके बारे में। अब इसमें भी जब स्कीम चली तो कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, अब उन चैलेंजेस को देख लेते हैं। चैलेंजेस, चैलेंजेस में पहला चैलेंज था इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला हैवी रिलायंस, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट पर, ऑन इंपोर्ट्स। अगला इन एडिक्वेट मैन पावर, हमारे यहाँ लेबर बहुत अच्छे से काम नहीं करती। नेक्स्ट स्ट्रेंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, लेबर और मैनेजमेंट के बीच हमेशा तनाखीसी चलती रहती है ना हमारे यहाँ, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगला फ्लो एक्सटर्नल डिमांड, दूसरे देशों में जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। लोअर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, दूसरे देशों में अगर हम चले जाएं अपना प्रोडक्ट लेके तो वहाँ के जो अपने लोकल प्रोडक्ट हैं उनके सामने हमारा अपना प्रोडक्ट टिक नहीं पा रहा, कंपटीशन में हार जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं हमारे। अगला फ्लो चेन अनसर्टेनिटीज, सप्लाई चेन जो है वो अनसर्टेनिटी है ना। इसी तरह से इसमें भी तमाम सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो एटसेट्रा एटसेट्रा कर सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो कि कंप्लीट हो गए। अब एक आखिरी टॉपिक और रह जाता है, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब ज़रा सर्विस सेक्टर को और खंगाल लेते हैं। सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर तो यही है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया। अगली बात, इट अकाउंट्स फॉर 53.89% of the India's gross value added। अब इंडिया की जीडीपी में, इंडिया की अपनी इनकम में यहाँ से सर्विस सेक्टर से 53.89% का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो ये तो अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ से मिल रहा है हमें। लिखें अगला, इट हैज़ हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर जो लेबर से काम करवाया जाता है वो काम बहुत ज़्यादा होता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी लेबर से काम करवा रहे हैं, प्राइमरी में भी लेबर से काम करवा रहे हैं, सर्विस में भी, यानी कि सर्विस सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में भी लेबर से ही काम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ की प्रोडक्टिविटी बाकियों के मुकाबले ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ ज़्यादा काम करते हैं लोग। ठीक है। अगला,
इट इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। इट इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है ये। इंडिया इज अमंग टॉप 10 WTO मेंबर्स। WTO के जो अपने मेंबर्स हैं उनमें टॉप 10 में इंडिया पाया जाता है सर्विस के एक्सपोर्ट के मामले में। इन सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि टॉप 10 WTO मेंबर्स में है भारत सर्विस के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। ऐसा क्यों है, सर्विस इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों हो गया है? मेन बात कि ज़्यादा मेहनती काम करना नहीं चाह रहे, या ये बैठे बैठे वाला काम है, बैठे रहो काम करते रहो, तो ये इसी में ज़्यादा मन लगता है। इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट, इंडिया का अपना जो सर्विस एक्सपोर्ट है अगर उसकी अपनी बात करी जाए तो अगर US डॉलर की बात करें तो ये 27 बिलियन पाया गया है, 27 बिलियन डॉलर। और ये नवंबर 2020 का आंकड़ा, 2022 का अपना डेटा है, नवंबर 2022 का डेटा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला पॉइंट, टू इंश्योर लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में लिबरलाइजेशन को करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि होता रहे, गवर्नमेंट हैज़ permitted 100% foreign participation, 100% foreign participation in telecommunication services through automatic रूट। टेली कम्युनिकेशन सर्विस में सरकार ने 100% का पार्टिसिपेशन दे दिया ताकि इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा लिबरलाइज तरीके से किया जा सके। ठीक है, FDI बहुत अच्छे से भारत में आए। अगला, द इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। ठीक है, IDU, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट ऑफ द वर्ल्ड बैंक published in 2022 holds optimistic view that compared to other emerging economies,
ठीक है, अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, आगे इंडिया इज मोर resilient to adversities। क्या बोला यहाँ पर? इंडिया डेवलपमेंट अपडेट IDU ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का कहना था, वर्ल्ड बैंक ने एक अपडेट पब्लिश करी है इंडिया की, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट है ना, पब्लिश करी थी 2022 में, जिसमें उसने ये कहा कि इंडिया जो है होल्ड करता है ऑप्टिमिस्टिक व्यू। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब, ऑप्टिमिस्टिक व्यू मतलब आशावादी, आशा रखते हैं लोग, भारत के लोग किसी चीज़ की आशा रखते हैं, और उसमें भारत के लोग बहुत आगे हैं। और क्या कि दैट कंपेयर टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, भारत की जो है अदर इकोनॉमीज के साथ कंपेयर कर सकता है अपने व्यूज़ को लेकर। ऑप्टिमिस्टिक व्यू है होता है, क्योंकि इंडिया इज़ मोर, बाकियों के मुकाबले देखें तो इंडिया इज़ मोर रिसाइलेंट टू एडवर्सिटीज। रिसाइलेंट का मतलब वर्ड इसका मतलब है अडेप्टेटिव, अडेप्टिव है, अडेप्टिव मतलब अपनाना है ना, और एडवर्सिटीज मतलब कि बदलाव, सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। तो बोला गया, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ के लोग बदलाव को तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था चैप्टर, खत्म। ठीक है, बाकी अब उसके बाद आगे की कहानी आगे की क्लास में चलती रहेगी।